गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यदि बात की जाए तो वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी ही है ना। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूनिट में सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स दिए गए हैं, उस टर्म्स को देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसे साल्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, जिसे हम लोग सिंपल साल्ट भी बोलते हैं। जैसे HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करेगा तो NaCl का फॉर्मेशन करता है। ये NaCl क्या है? एक सिंपल सॉल्ट है। HCl यहाँ पर एसिड है, NaOH बेस है, दोनों रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। NaCl न्यूट्रल साल्ट का काम करता है। अब ये साल्ट जो है 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो हो गया न्यूट्रल साल्ट, दूसरा है एसिडिक साल्ट एंड तीसरा है बेसिक साल्ट। साल्ट भी जो है वो 3 टाइप्स के हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। न्यूट्रल साल्ट जो कि एसिड और बेस के पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज होने पर बन रहा है, जिसमें एक भी प्रोटॉन या हाइड्रोक्सिल आयन शेष नहीं बच रहा है। ऐसे साल्ट क्या होंगे? न्यूट्रल साल्ट होंगे। जैसे NaCl एक न्यूट्रल साल्ट है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में NaCl दे सकते हैं। क्या होता है इसमें? एसिड और बेस पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो करके ऐसा साल्ट बनाते हैं। एसिडिक सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन, कम से कम एक हाइड्रोजन आयन जो होता है वो शेष बच जाता है। और बेसिक साल्ट में क्या होगा? एक हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा वो शेष रहेगा। तो एसिडिक सॉल्ट में हम लोग कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट और बेसिक साल्ट में PbCl OH। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देख के हम उसको सिंपल वे में बता सकते हैं कि जो साल्ट होते हैं वो साल्ट क्या है? एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और यही सॉल्ट जो होंगे वो 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन, पूरी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा बनते हैं। एसिडिक सॉल्ट जिसमें एक हाइड्रोजन का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता या एक हाइड्रोजन आयन शेष बच जाता है। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है एक हाइड्रोजन है, मतलब हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं? ये एसिडिक साल्ट होगा क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है। एंड बेसिक साल्ट में क्या होगा? वहाँ पर OH आयन रहेगा, कम से कम एक OH आयन रहेगा यदि जो वो कैसा है? बेसिक साल्ट है। अब ये बात हो गई साल्ट की। अब इसके बाद मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं कुछ मोलिकुलर कंपाउंड, जिसको हम लोग एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। शुरू में क्या बताया गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी ही करनी है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो होता कौन सा है? मोलिकुलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं ये एडिशन कंपाउंड क्या है।
मॉलिक्यूलर अथवा एडिशन कंपाउंड्स, जिसमें डबल सॉल्ट को रखा जाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रखा गया है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है, इसी को लेकर के आगे फिर चलेंगे डिटेल में। तो डबल सॉल्ट ये भी एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसमें एसिड और बेस मिल करके साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये दोनों एसिड और बेस मिल करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बनने वाले रिएक्टेंट से मैच करती है। जैसे एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाएं, कोई भी एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। यहाँ पर डबल साल्ट भी वही है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी सेम रिएक्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे मोहर साल्ट हो गया FeSO4 NH2 का होल 2 SO4 6H2O। एक डबल साल्ट लेते हैं FeSO का होल 4 एडिशन कंपाउंड भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो दो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो एसिड हो गया और दूसरा बेस हो गया। एसिड और बेस मिलकर के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा डबल साल्ट है, और जो डबल साल्ट की प्रॉपर्टी होगी वो बनने वाले रिएक्टेंट के ही समान होगी। तो ये डबल साल्ट के अंतर्गत आते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट हैं, एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि यदि डबल साल्ट को या प्रोडक्ट को, बनने वाले प्रोडक्ट को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर जो आयंस बनेंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो रिएक्टेंट के समान ही रहती है। और ये हमेशा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर रखते हैं। ये बात हो गई डबल सॉल्ट की। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें दो रिएक्टेंट आपस में ऐड तो होंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है, यदि उसकी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो जिस रिएक्टेंट से वो बने थे उससे कुछ अलग हो जाती है। इसी वजह से उनको कॉम्प्लेक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल। ये एक तरह से जटिल यौगिक हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी हो गई, प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी हो गई वो पूरी तरीके से अलग हो गई, किससे, बनने वाले रिएक्टेंट से। इस वजह से हम लोग उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे PtCl4 फर्स्ट रिएक्टेंट है, PtCl4 एसिडिक, KCl बेसिक सोल्यूशन है। यदि एसिड में बेसिक सोल्यूशन को मिलाया जाए तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, PtCl4 KCl। ये एक प्रोडक्ट बन रहा है, या इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, अथवा K2PtCl6 भी लिख सकते हैं। ये
जो प्रोडक्ट बन रहा है K2PtCl6, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी? जब हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। इस वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जटिल यौगिक हो गए। ये आते किसके अंतर्गत हैं? एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंतर्गत ही आते हैं। तो यदि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स की स्टडी ही करनी होती है, जो कि एक प्रकार का मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है या एडिशन कंपाउंड होता है। तो ये तो छोटे छोटे टर्म्स की बात हो गई जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत पढ़े हैं। अब कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव कोई कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले जो CO है वो क्या है? सेंट्रल मेटल आयन। NH3 क्या है? यहाँ पर लिगेंड है। जो ये ब्रैकेट के अंदर का एरिया है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्या? फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बर्नर ने बताया था। एंड इसके बाहर का जो एरिया है इस तरीके से, ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर है। एंड जो ये 6 नंबर है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो एक कॉम्प्लेक्स को हम लोग कितने पॉइंट्स में बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 5 मुख्य चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स में हमें बतानी होती हैं। सेंट्रल मेटल आयन की यदि बात की जाए तो वो मेटल आयन जो कि लिगेंड के बीच में या सेंटर में प्रेजेंट होता है वो सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है एंड एसिडिक नेचर का होगा। लिगेंड की यदि बात की जाए तो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो लिगेंड्स कहलाते हैं, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है। अब यदि बात की जाए कोऑर्डिनेशन नंबर की तो नंबर ऑफ लिगेंड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो उसके अंदर का, ब्रैकेट के अंदर का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड आयनाइजेशन स्फीयर की बात की जाए तो ब्रैकेट के बाहर का जो एरिया होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। तो ये कुछ मेन 5 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें पूरी बात आ जाती है। तो आज का जो वीडियो था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।